Hi, this is Sandeep for science class from Current Solutions 2.8। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर क्लास 10 यूपी बोर्ड का साइंस का हमने डाल दिया था आपके पास 3-4 वीडियोस में, और काफ़ी आप लोगों ने देखा और उससे लाभ उठाया होगा। तो दोस्तों, आज हाजिर है दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस का, अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए, 3 तरह के पदार्थ, इनका अध्ययन किया जाएगा इसमें। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार मैं फिर से साइंस का दूंगा कि दुनिया में 2 तरह की सिर्फ चीज़ें हैं, एक एनर्जी है, दूसरा सब्सटेंस है, मैटर्स हैं। एक तो ऊर्जा है, दूसरा पदार्थ है। तो उन्हीं पदार्थों के अंतर्गत कुछ पदार्थ हम देखेंगे जो या तो अम्ल हैं, या क्षार हैं, या लवण हैं। तो देखिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं अम्ल से। तो अम्ल की एक डिफिनीशन दी गई शुरुआत में कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होता है, आप लोग ये भी जान लीजिए कि लाइकेन नामक पौधे से एक पेपर प्राप्त किया जाता है जिसको लिटमस पेपर कहा जाता है। तो अगर कोई विलेन है, उसके अंदर नीला लिटमस पेपर डाल दिया जाए तो वो यदि लाल हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो विलेन जो है वो कैसा है, अम्लीय विलेन है। तो ये जनरल सी एक डिफिनीशन दे दी गई थी यहाँ पे, और कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। देखिए, इनको थोड़ा सा जनरल, अम्ल को हम तेजाब भी बोलते हैं जनरल भाषा में। तो इनको अगर हम देखें थोड़ा सा जनरल, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको गंधक का तेजाब कहा जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको शोरे का तेजाब कहा जाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसको नमक का तेजाब कहा जाता है। तो जो गंधक अम्ल है H2SO4, इसका यूज किया जाता है बैटरीज के अंदर। जो बैटरी के अंदर अम्ल पढ़ करके आता है, जो एसिड पढ़ करके आता है, वो कौन सा होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और उसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। जो नाइट्रिक अम्ल होता है सोरे का तेजाब होता है, शोरे का तेजाब। इसका यूज जनरली, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो आभूषणों की दुकानें होती हैं सोने चांदी की, वो लोग रखते हैं और उनसे आभूषणों को साफ करने का काम करते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है वो नमक का तेजाब होता है, और उसका उपयोग टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, या फिर जो कारखाने गुड़ वगैरह के चलते हैं उनमें जो बर्तन होते हैं उनकी सफाई के लिए किया जाता है। अब ये तो पता चल गया हमें सबसे पहले कि अम्ल जो हैं वो खट्टे होंगे स्वाद में, मगर दोस्तों ये सही तरीका नहीं है जांच करने का। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत से ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जो जानलेवा होंगे और ज़बान पर लगाते ही काम तमाम कर देंगे। तो हमें टेस्टिंग उनकी ऐसे नहीं करनी है कि हम उनको स्वाद लेकर के देखें, मगर जो शुरुआत में डिफिनीशन दी गई थी वो इसी हिसाब से दी गई थी कि खट्टे होंगे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। तो ये चीज़ तो आप जान लीजिए, जब भौतिक गुण लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएंगे, 2 गुण आपको यहीं से मिल जाएंगे। पहला गुण ये होगा कि स्वाद खट्टा होता है, और दूसरा गुण ये होगा कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब एक साइंटिस्ट हुए आर्हीनियस, उन्होंने एक डिफिनीशन दी। क्या डिफिनीशन दी, मैंने यहाँ लिख रखी है कि अम्ल जलीय विलयन में, ये यहाँ से है डिफिनीशन आर्हीनियस के अनुसार, अम्ल जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन, दूसरा कोई आयन नहीं देते हैं। तो ये देखा गया आर्हीनियस के द्वारा, और ये डिफिनीशन जो आ गई वो न्यू डिफिनीशन है, मॉडर्न डिफिनीशन है। तो आपको साथ ही साथ इस डिफिनीशन को भी याद कर लेना है, और जब आप इस डिफिनीशन को अम्ल के डिफिनीशन के रूप में लिखेंगे तो
आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी आयन नहीं देते हैं। आप देखिए इसके बाद दो तरह के अम्ल हैं, एक तो प्रबल अम्ल है, दूसरा दुर्बल अम्ल है। ऐसा अम्ल जिसकी प्रबलता अधिक हो, जिसको किसी चीज़ पे डाल दिया हो, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो ज्वलनशील होती है, किसी चीज़ पे अगर डाल दिया जाए तो उसको जला देते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होंगे उनकी प्रबलता अधिक होती है। जो ऊपर के 3 अम्ल हमने आपको बताए हैं, तीनों प्रबल अम्ल हैं, इनकी प्रबलता काफ़ी अधिक होती है और ये किसी भी चीज़ को जला देते हैं। ठीक है, और कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं जिनकी प्रबलता बहुत ही कम होती है। ये हमने यहाँ पर दे रखा है, जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है और टार्टेरिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड जो कि टाटरी में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपटीशन लेवल पर भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तब लोग गड़बड़ कर देते हैं, कोई एसिटिक एसिड लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एक बार फिर से, सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू में सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड और टाटरी में टार्टेरिक एसिड। ये दुर्बल अम्ल हैं, इसलिए ये खाने के प्रयोग में भी लाए जाते हैं। जब अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब अम्लों के अंदर पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा करके उन्हें तनु या सांद्र किया जा सकता है। तनु का मतलब होता है पतला, डाइल्यूट इंग्लिश में बोलते हैं, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, कंसंट्रेट। तो यदि किसी भी अम्ल में पानी की मात्रा अधिक मिला दी जाए तो जो अम्ल होगा वो कैसा हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। और यदि पानी की मात्रा उसमें कम हो तो वो कंसंट्रेट एसिड होगा, सांद्र अम्ल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन वगैरह और एग्जाम्पल जो हमने दे रखे हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके गुण की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग के गुण के बारे में देख लेते हैं कि इनके गुण क्या हैं। तो कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण यहाँ पे हमने 3 दे रखे हैं, देख लीजिए। और जब डेफिनेशन दी थी तब उनको भी मेंशन, इन गुणों को उनमें डेफिनेशन में भी मेंशन किया था। तो देखिए, पहला गुण है कि इनका स्वाद खट्टा होता है। कोई सा भी अम्ल हो उसका स्वाद हमेशा कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो लिटमस पेपर हमने अभी बताया था आपको कि लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है और इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है। तो यदि नीले रंग का लिटमस पेपर आप किसी अम्ल में डुबाएंगे तो उसको वो लाल कर देगा, और यदि लाल रंग के लिटमस पेपर को आप डुबोएंगे उसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जो नेचुरल उसकी प्रकृति होती है, जो नेचुरल कलर होता है लिटमस पेपर का, वो गुलाबी होता है। तीसरा, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं हम, H+ आयन। तो ये 3 भौतिक गुण हैं अम्लों के, ध्यान से आप इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। पहला, इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और तीसरा, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये हो गए 3 इसके भौतिक गुण। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बड़ी ही आसान चीज़ है। आराम से इनको नोट कर लीजिए और उनको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला है इनके रासायनिक गुण। जो अम्लों के रासायनिक गुण जो होते हैं, पहला गुण है धातु के साथ अभिक्रिया। तो जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ये अम्लों की प्रकृति होती है कि ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो यहाँ ये लोहा है, फेरस या आयरन, कुछ भी लिख लीजिए।
ये एक सक्रिय धातु है, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जब क्रिया करता है तो ये यहाँ पर फेरस क्लोराइड बनता है। ये भी एक का सोल्यूशन है जली विलयन, फेरस क्लोराइड बनता है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो किसी भी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब जिंक को देख लीजिए, ये हाइड्रोजन गैस की प्रयोगशाला विधि का भी समीकरण होता है कि जो जिंक है उसके साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है, यहाँ फिर इसके आयरन के साथ में कौन कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर रहा था, मगर यहाँ पर जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है तो यहाँ बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जब आयरन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो FeCl2 और H2 बनता है, और जब Zn जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है तो ZnSO4 और H2 बनता है। ये पहला रासायनिक गुण है इसका, अम्ल का। दूसरा रासायनिक गुण देखिए, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। यदि धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड जानते हैं आप, धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड, ये सब नाम होते हैं इनके। तो जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कुछ धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये दूसरी प्रकृति है कि धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, और उसके साथ H2SO4 क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, और MgSO4 नाम का लवण बनता है और जल बनता है। तो इस तरीके से ये इसके गुण भी हो गए। आपने अम्ल की डिफिनीशन देख ली, आपने अम्ल के भौतिक गुण देख लिए, आपने अम्ल के रासायनिक गुण देख लिए। अब अम्ल में सिर्फ एक चीज़ बचती है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो वो चीज़ बचती है इसके उपयोग। तो पहला उपयोग H2SO4 का, H2SO4 का जो उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो लेड बैटरियों में, अभी हमने बताया था आपको कि वो बैटरियों में प्रयोग किया जाता है और पेट्रोलियम उद्योग में। तो इसका उपयोग हो गया बैटरियों में और पेट्रोलियम उद्योग में। दूसरा अम्ल हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका उपयोग हम करते हैं सोना तथा चांदी के शोधन में। अभी हमने आपको बताया था कि जो सोनार होते हैं वो धातुओं की जब सफाई करते हैं सोना चांदी की, तो कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, सोरे का अम्ल, और वो अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल। उसको सोना तथा चांदी आदि की सफाई में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा जो अम्ल है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कपड़ों के रंगने में किया जाता है। वस्त्र उद्योग और जो डाई किए जाते हैं क्लॉथ्स, कपड़ों की रंगाई में, टॉयलेट क्लीनर आदि के रूप में किया जाता है। तो आपने अम्ल के बारे में, अम्ल के डेफिनेशन देख ली
कि उसकी पुरानी डिफिनीशन क्या थी, जो आर्हीनियस ने दी डिफिनीशन उसको देख लिया, उसके गुणों के बारे में जाना, उनके भौतिक गुण देखे, ये जो 3 गुण हैं ये भौतिक गुण हैं, और उनके 2 रासायनिक गुणों के बारे में जाना कि जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, उनकी रिएक्शन एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। यहाँ पे हमने ये भी दर्शा दिया कि ये जो धातु ऑक्साइड हैं इनके साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। साथ में यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया भी दिखा दी कि जब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट नाम का लवण बनता है और जल बनता है। और लास्ट में अम्ल के बारे में हमने इनके उपयोग भी आपको बता दिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या उपयोग है, नाइट्रिक अम्ल का क्या उपयोग है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या उपयोग है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो ये टॉपिक था अम्ल ये समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दूसरे नंबर पे क्षार के बारे में। और क्षार और क्षारक 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, क्षारक यानी बेस और क्षार यानी एल्कली, इनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों बैठे इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है, कुछ सिर्फ आपके लिए है। तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को तुरंत शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अम्ल के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई। अम्ल के बारे में उसकी डिफिनीशन बताई गई कि शुरुआत में कौन सी डिफिनीशन दी गई, उसके बाद में जो आर्हीनियस जी ने जो थ्योरी दी थी वो भी हमने बताए, एग्जाम्पल बताए, टाइप्स बताए कि दुर्बल होते हैं, प्रबल होते हैं, तनु होते हैं, सांद्र होते हैं, और उनके उदाहरण भी दिए गए। साथ में उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी बताए गए। तो अब कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। अम्ल के बाद जो दूसरा आता है क्षारक, क्षारक जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। तो इसकी भी डिफिनीशन देखते हैं। जैसे अम्ल की 2 डिफिनीशन देखी आप लोगों ने, उसी तरह से क्षारक की भी 2 डिफिनीशन हैं। सबसे पहला तो ये है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कसैला होता है। ध्यान दीजिएगा, तीक्ष्ण या कसैला, कहीं कहीं पे कड़वा लिखा होता है, तो कड़वा मिर्चे जैसा नहीं, बल्कि जैसे साबुन होता है, जंग होती है, कोई जंग लगी चीज़, उसको अगर हमारे मुंह में हाथ में लग के पहुँच जाए तो कसैला स्वाद आता है, तो वैसा स्वाद होता है क्षारक का। और दूसरी चीज़ है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्लों में आपने पढ़ा था कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। तो उदाहरण यहाँ पे हम जनरल एक दे रहे हैं, आगे देंगे उदाहरण। साबुन जैसे होता है, साबुन नहाते समय अगर बाई चांस हमारे मुंह में पहुँच जाता है ज़रा सा, तो उसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा अजीब कसैला सा टेस्ट आता है। तो साबुन जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। अब आर्हेनियस की थ्योरी देखें हम कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल वे पदार्थ होते थे जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते थे, H+ आयन। मगर यहाँ पर क्षार जो हैं वो, क्षारक जो हैं वो जल में वियोजित जब होते हैं तो वो केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन। इसके अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते हैं, और इनको भस्म और बेस इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई। देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो हम बोर्ड पे नोट्स दे रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट नोट्स हैं आपके, आपको नोट्स कहीं बाहर से नहीं लाना है, ना ही कहीं पे ढूंढना है कि हम कोई PDF डालें या कुछ करें। नोट्स जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये कंप्लीट नोट्स हैं और बेहतर नोट्स हैं। आपके एग्ज़ाम में ये बेहतर तरीके से काम आएंगे। अगर आप इनको कायदे से तैयार कर लेते हैं
तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि क्षारक वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कसैला होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, देखिए जल जब भी इसका विद्युत अपघटन कराते हैं 2 आयनों में टूटता है, एक H+ हाइड्रोजन आयन में और दूसरा OH- हाइड्रोक्साइड आयन में। तो अम्ल जो थे वो H+ आयन देते थे, क्षार जो हैं वो OH- आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते हैं। 2 नाम इनके और हैं, अभी हमने बताया, फिर से एक बार देखें कि इन्हें भस्म भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। तो ये 2 नाम, इंग्लिश में इनको बेस कहा जाता है और भस्म। जैसे क्षारीय ऑक्साइड कहीं होते हैं, आगे बात आएगी जब हम पढ़ेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जब पढ़ेंगे तब बात आएगी, तो तब देखेंगे हम। उसके बाद एक नोट है यहाँ पे, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इस नोट पर बहुत कंसंट्रेट करना है। बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं, सारे क्षारक जल में विलेय नहीं होते, मगर जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उनको हम क्षार या एल्कली कहते हैं। इस नाम को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उनको क्षार या एल्कली कहते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक नहीं होते, सभी क्षार क्षारक नहीं होते। कौन से क्षार क्षारक होते हैं? जो जल में विलेय होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते हैं। तो इस नोट को बहुत कायदे से तैयार कर लीजिए आप लोग, ये नोट्स बहुत आपके काम आने वाले हैं। और इस नोट को बड़ा विधिवत पढ़िएगा कि वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं वो क्षार या इंग्लिश में एल्कली कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक नहीं होते परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इनके प्रकार हैं, तो 2 प्रकार के हैं। जैसे अम्लों में आपने देखा था वैसे ही यहाँ 2 प्रकार के क्षारक भी हैं। एक पहला है प्रबल क्षारक, दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक वे हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं। जो क्षारक जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और वियोजित होने के पश्चात उनका आयनन होता है और वो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH और NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। चाहे इनका नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और नाम इनका दिया जाता है, जो KOH होता है इसको हम बोलते हैं कास्टिक पोटास, और जो NaOH होता है इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इस नाम को भी ध्यान दे लीजिएगा। तो अब दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है दुर्बल क्षारक का, यानी उनकी प्रबलता नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं कि जल में बिल्कुल भी वियोजित नहीं होते। तो वे क्षारक जो जल में बिल्कुल भी वियोजित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। और उनके उदाहरण है NH4OH और AlOH का होल ट्वाइस। ये है यहाँ पे NH4OH, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम ध्यान दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH लगेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये प्रमुख दो दुर्बल क्षारक हैं, कौन से? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AlOH का होल ट्वाइस यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देख लिया क्षारक क्या है, उनकी डिफिनीशन दे दी, आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार इनकी डिफिनीशन दे दी, एक नोट बता दिया कि जो जल में विलेय हैं वो क्षार हैं और जो जल में विलेय नहीं है वो क्षार नहीं हैं। क्षारकों के प्रकार बता दिए, दो तरह के हैं क्षारक, एक प्रबल क्षारक है और एक दुर्बल क्षारक हैं। प्रबल क्षारक जो होते हैं जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं, जैसे KOH और NaOH। दुर्बल जो क्षारक हुए वो जल में वियोजित नहीं होते हैं, जैसे NH4OH और AlOH का होल ट्वाइस। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं या अब भी कोई प्रॉब्लम है? अगर आगे कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा हमसे, हम उसका उत्तर बिल्कुल सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से देंगे जो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्षारक के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब देखें जरा इनके गुण क्या होते हैं। तो कोई भी हम पढ़ते हैं केमिकल थिंग तो उसके बारे में उसके दो तरह के गुणों को पढ़ते हैं, एक भौतिक गुण होता है और दूसरा रासायनिक गुण होता है। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्षारकों के क्या भौतिक गुण हैं। और ये भौतिक गुण हमेशा जब हम उसके बारे में बताते हैं तो उन्हीं में से निकल के आते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं हमें करने होते हैं। तो भौतिक गुण देखते हैं, जो प्रमुख भौतिक गुण हैं वो हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, उनको समझाते हैं आपको कि पहला जो है भौतिक गुण, ये स्वाद में तीक्ष्ण, कड़वे और कसैले होते हैं। यानी पहला जो भौतिक गुण है कि उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका स्वाद कैसा होता है। तो स्वाद उनका तीक्ष्ण होता है, कड़वा होता है और कसैला होता है। मैं पहले भी बताया, कड़वा मतलब मिर्चे जैसा नहीं, थोड़ा ऐसा स्वाद जो हमें पसंद ना आए, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इनका जो स्वाद होता है वो तीक्ष्ण होता है, कड़वा होता है और कसैला होता है। दूसरा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये कॉमन मिलेगा आपको अम्ल में भी और क्षार में भी, और क्वालिटी जो होगी, जो प्रॉपर्टी उसकी होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। अम्ल में क्या होता था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे और क्षार में क्या हो रहा है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब अगर नीला लिटमस पेपर है और क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है तो दोस्तों उस पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहले भी हमने आपसे बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जो लिटमस पेपर है ये एक सूचक का काम करता है और लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और आगे देखते हैं कि अम्लों के समान इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है। जैसे अम्ल के अंदर कोई लोहे की चीज़ डाल दीजिए, आप किसी चीज़ पे, कुर्सी पे डाल दीजिए, मेज़ पे डाल दीजिए, दीवार पे डाल दीजिए, तो वो क्या होता है, उस भाग को जला देता है, संक्षारित कर देता है। वैसे ही क्षार की भी प्रकृति होती है, वो भी जिस चीज़ पे आप डालेंगे उस चीज़ को वो संक्षारित कर देते हैं। इसीलिए जब भी कभी हमें अम्लों को या क्षारों को लाना होता है तो हम उसको किसी लोहे की या धातु के बकेट में नहीं लाते, हम किस में लाते हैं, किसी प्लास्टिक के बर्तन में लाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के साथ वो क्रिया नहीं करते और उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लोहे की या किसी अन्य धातु की बकेट में उसको हम लेके आएँ तो क्या होगा, उनको संक्षारित कर देंगे और नीचे से गिर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो प्रकृति आप समझ लीजिए ये दोनों में कॉमन है, अम्लों में भी और क्षारों में भी, कि इन दोनों की प्रकृति संक्षारक होती है। तो इस तरीके से अम्ल के बारे में, उसकी क्षार के बारे में, उसकी डिफिनीशन के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और उसके भौतिक गुण के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम इसके बाद बचा है इसमें इनके रासायनिक गुण और इनके उपयोग।
तो इसको ज़रा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद में मैं इनके रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में बताता हूँ। अब क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो प्रमुख रासायनिक गुण हैं इनके वो हमने दे रखे हैं। तो पहला रासायनिक गुण है धातुओं के साथ अभिक्रिया, अर्थात जब क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। तो देखिए, क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे देखिए, एक धातु हमने ले ली, सक्रिय धातु यहाँ पे जिंक, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई और एक लवण बन गया जो क्या है, सोडियम जिंकेट। जब जिंक के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार क्रिया करता है तो एक लवण बनता है सोडियम जिंकेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। रिएक्शन की बेटा कायदे से तैयारी करिएगा, रिएक्शन की प्रैक्टिस करिएगा। रिएक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनको आप रट लें, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बार बार लिख के देखिएगा, रिएक्शन बैलेंस कीजिएगा और देखिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब एक सक्रिय धातु जिंक जस्ता जो होता है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक से कराई जाती है तो एक लवण बनता है जिसका नाम सोडियम जिंकेट होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये इसका पहला रासायनिक गुण हो गया। बढ़ते हैं दूसरे रासायनिक गुण की तरफ, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। जैसे अम्ल में आपने देखा धात्विक ऑक्साइडों के साथ, तो धात्विक ऑक्साइड जो होते थे वो भास्मिक ऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड होते थे। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो जब क्षारक किन्हीं अधात्विक ऑक्साइडों अर्थात अम्लीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। देखिए, आप अम्ल और क्षार दोनों में एक चीज़ देख रहे हैं कि लवण के साथ जब किसी धातु या अधातु की करते हैं क्रिया तो लवण के साथ हाइड्रोजन मुक्त होती है और जब उनके ऑक्साइड के साथ करते हैं यानी O लग जाता है तो उधर हाइड्रोजन गैस के साथ भी O लग जाता है और हाइड्रोजन की जगह पर जल बन जाता है। शेष तो वही लवण बनता ही है। तो कंपैरेटिव स्टडी करिए, आसान हो जाएगा। तो जब आधात्विक ऑक्साइडों के साथ कोई क्षारक क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसलिए आधात्विक ऑक्साइड है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है जो कि एक क्षार है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो चाक होती खड़िया और जल बनता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब धातु के साथ क्रिया करा रहे थे या कहीं पे किसी अधातु के साथ क्रिया हो रही होती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है और जब ऑक्साइड जुड़ जाता है साथ में यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीजन यहाँ से उठता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और लवण के साथ में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन की जगह जल बन जाता है। वही यहाँ पे हो रहा है। CO2 जो है एक आधात्विक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से करा दी गई, कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक लवण बन गया और साथ में क्या रिलीज हुआ, जल रिलीज हो गया। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये जो है अम्ल में, मैं थोड़ा मिस कर गया था, मैंने नहीं लिखा इसको। ये रिएक्शन आप तैयार करिएगा, ये अम्ल के रासायनिक गुण में काम आएगी, क्षार के रासायनिक गुण में काम आएगी और लवण जब पढ़ेंगे तो उनको बनाने के लिए जो उनकी विधियां, निर्माण विधि होती है उसमें काम आएगी। सेम रिएक्शन तीनों में चलेगी। देखिए, उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल हो जाना। जब कभी भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अम्ल की अम्लीयता समाप्त हो जाएगी, क्षार की क्षारकता समाप्त हो जाएगी, फलस्वरूप एक लवण बनेगा और जल बनेगा। एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि अगर प्रयोगशाला में प्रयोग के समय आप अम्ल से जल गए या कोई विद्यार्थी अम्ल से जल गया तो उसे क्या करना चाहिए।
तो मान लीजिए जलने पे अक्सर हम लोग जनरली क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो अम्ल पे पानी डालोगे तो क्या होगा, वो तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मगर अम्लीयता तो नहीं समाप्त होगी, अर्थात जलन नहीं खत्म होगी। अगर अम्ल पे आप क्षार डाल देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो अम्ल की अम्लीयता रह जाएगी, ना ही क्षार की क्षारकता रह जाएगी, और लवण और जल बन जाएगा। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे कोशिश की है एक इक्वेशन के माध्यम से, एक रिएक्शन के माध्यम से समझाने की। देखिएगा दोस्तों कि एक क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इनकी दोनों की क्रिया कराई जा रही है। यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, और ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं कि H और OH जब भी आपस में मिलते हैं तो H2O बना देते हैं, जल बना देते हैं। तो यहाँ से OH रिलीज हुआ, यहाँ से H रिलीज हुआ, बन गया H2O। बचा क्या, इसमें बचा Na और इसमें बचा Cl, ये बन गया यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड नाम का लवण, जिसको कि हम साधारण भाषा में खाने का नमक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। इसके बाद इसके उपयोग भी देख लेते हैं। हमने जैसे अम्ल के उपयोग देखे थे, वैसे ही हम यहाँ पर क्षार के भी उपयोग देख लेते हैं। तो साबुन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, धामन सोडा बनाने में, अभी जब लवण पढ़ाएंगे बताएंगे आपको धामन सोडा क्या होता है, धामन सोडा बनाने में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, चमड़े की सफाई के लिए निर्मलीकारक के रूप में किया जाता है, कठोर जल को मृदु बनाने में। ये चीज़ 7th में पढ़ाई जाती है कि कठोर जल क्या होता है और मृदु जल क्या होता है, देख लीजिएगा आप। नहीं तो अगर ना मिले आपको तो आप कमेंट करिएगा हमसे, हम किसी वीडियो में आपको कठोर जल और मृदु जल के बारे में कायदे से डिस्क्रिप्टिव स्टडी देंगे। तो कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है, और चमड़ा उद्योग में मैंने फिर से रिपीट कर दिया, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो दोस्तों नोट्स आपको कहीं अलग से नहीं बनाने हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको लगता है कि हम नोट्स अपनी कॉपी पे करेंगे तो वीडियो को पॉज करते जाइए, बार बार देखिए उसको, और देखने के बाद में अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार, ये 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए अभी इस वीडियो में हम अम्ल और क्षारक 2 ही चीज़ें बताएंगे। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लवण के बारे में पूरी जानकारी देके पाठ को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं ना? तो फिर क्यों नहीं लाइक कर रहे, शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अपने दोस्तों को भी तो मौका दीजिए, वो भी सीखें इससे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कब करेंगे? सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अच्छी चीज़ मिल रही होती है तो वेट नहीं करते उसके लिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम और लवण के बारे में आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कुत्ता भाव भैया।